स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी करो में। और आज हम देख रहे हैं जो आपका टेस्ट कल हुआ है उसका सॉल्यूशन। और सबसे पहले आते हैं रीजनिंग के सॉल्यूशन पे। उसने पूछा है इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड सेकंड फिफ्थ एंड एट्थ। बेटा सेकंड क्या है? सेकंड है ए, फिफ्थ क्या है बेटा टी, और एट्थ क्या है ई। तो देखो यहाँ से बन सकता है ईट बन सकता है बेटा, एट बन सकता है, ठीक है, और बेटा टी बन सकता है। कितने बन सकते हैं बेटा? 3 वर्ड क्लियर बन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 3 कर दोगे आप। आगे उसने कहा पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ फोटोग्राफ सेड, पॉइंटिंग टू अ गर्ल और इन द फोटोग्राफ। अमर कह रहा है बेटा, समझे बेटा, अमर कह रहा है एक फोटोग्राफ की देखते हुए क्या कह रहा है कि माई मदर्स फादर, के मेरी माता के पिता, मेरी माता के पिता का ओनली सन का ये भाई है। कह रहा है हर मदर्स इज ब्रदर्स इज द ओनली सन, के इसकी माँ का भाई मेरी माता के ओनली सन का भाई, यानी कि उसका भाई मामा हो जाएगा, मैटरनल अंकल। तो गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, तो गर्ल की जो माँ है वो उसकी किस प्रकार है बेटा? सिस्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिस्टर। सेलेक्ट द पेयर विच आर सिमिलरली रिलेटेड टू एज अ गिवन पेयर। तो बेटा पेयर क्या हो जाएगा? देखो एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स का अध्ययन होता है और ऑर्निथोलॉजी में बेटा बर्ड्स का अध्ययन होगा। किसका? बर्ड्स का। इन अ सर्टेन कोड फॉल्स को कहा है ESLAF, यानी कि उसने क्या किया है 5 4 और एल यानी कि 3 और 2 और 1 रिवर्स लिख दिया है। पूछा क्या है आपसे? पूछा है विक्टर, तो ROTCIV यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे पूछा है इफ विद द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एंड टेंथ लेटर, कहां से बेटा? पर्सनैलिटी से। तो बेटा थर्ड कौन सा है? थर्ड है R। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है S। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है बेटा O। सेवंथ है बेटा A और टेंथ है बेटा T। तो यदि इन 5 से मिलकर कोई नया वर्ड बन रहा है तो उसका पहला लेटर क्या होगा? तो देखिए यहां से बन रहा है रोस्ट। क्या बन रहा है बेटा? रोस्ट बन रहा है। तो रोस्ट का पहला वर्ड क्या है? R है। तो बेटा R आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, आगे दिया है आ बॉय इंट्रोड्यूस आ गर्ल सैड। एक बॉय है जो कि एक गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या कहते हुए कि डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज अंकल। उसने कहा कि डॉटर है किसके? ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ हिज अंकल, कि इसके अंकल के पिता, यानी कि बॉय कह रहा है बेटा यहां देखें गर्ल से कि इसके पिता ऑफ हिज अंकल फादर, इसके अंकल के पिता यानी कि इसके दादाजी की डॉटर की ये डॉटर है। इट मीन्स वो पूछा गया है कि बॉय उस पर से किस प्रकार रिलेटेड है। बॉय क्या हो जाएगा बेटा? डॉटर आंट, डॉटर इन लॉ, सिस्टर। बेटा सिस्टर हो जाएगा। अब बॉय बेटा देखो बॉय का पूछा है, इसका मतलब उसने गर्ल का पूछा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस गर्ल वाले हैं तो वो गर्ल का आंसर देना है। चलिए कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज। देखो भाई एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। क्या जाएगा बेटा? 100। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड रीअरेंज लेटर, बेटा NOORCA इससे पूछा है। तो बताइए इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? यदि इससे कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आपको आंसर देना है X। लेकिन बेटा यहाँ से एक वर्ड बन रहा है क्या? कोरोना। क्या बन रहा है बेटा? कोरोना। तो कोरोना का हो जाएगा पहला C। क्या हो जाएगा? C। देखो सेलेक्ट द पेयर विच इज सिमिलरली रिलेटेड टू द गिवन पेयर, यानी कि ये एनालॉजी का सवाल है। तो पॉ यानी कैट के पंजे को पॉ कहते हैं, हूफ कहते हैं हॉर्स के पैर को भाई। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सीरीज। देखो बेटा ये देखो 42.25, 30.25, 0.625 ये तीनों स्क्वायर हैं, जबकि 3.375 जो है वो 1.5 का क्या है बेटा? क्यूब है। 1.5 का क्या है? क्यूब है। तो ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा 3.75। आगे देखो बेटा इफ साना इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ यस्मीन सन। साना सिस्टर है बेटा किसकी? यस्मीन के सन की सिस्टर है। यस्मीन का कोई सन है जिसकी सिस्टर है कौन? साना। हाउ इज साना टू यस्मीन? तो साना कौन है बेटा? साना इज द सिस्टर। बेटा सिस्टर यानी फीमेल हो जाएगी, सन ऑफ यस्मीन। तो यस्मीन साना, यस्मीन से साना कौन है? डॉटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा आगे उसने कहा है, देखिए आगे उसने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हैं बेटा, सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। जया इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अलका। अलका के इमीडिएट राइट कौन है बेटा? जया बैठी है। चलिए परमा इज बिटवीन भगवती एंड सुहाना। सुहाना इज बिटवीन जया एंड परमा। जया एंड परमा के बीच सुहाना है, और परमा जो है बिटवीन है भगवती एंड सुहाना। बेटा बैठ गए ये लोग।
कुछ नहीं लगा बैठने में। BPSJA, बेटा देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और इस पर आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी सोच लो कितना सिंपल पेपर है। हु इज द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे कौन है बेटा, अलका है। कौन है, अलका। हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है बेटा, एस से सुहाना है। कौन है, सुहाना। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जया, जया के सेकंड लेफ्ट में कौन है बेटा, जया के सेकंड लेफ्ट में, यानी कि कितने बंदे थे, 5। तो जया के सेकंड लेफ्ट में बेटा गैप ऑफ 1 हो जाएगा, लेकिन जया के सेकंड यहाँ पे कोई है ही नहीं बेटा। इसका मतलब यहाँ आएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा बेटा, नन ऑफ दीज। एक बार क्वेश्चन और चेक कर लें, दोबारा क्रॉस चेक। जया इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अलका, अलका के राइट में इमीडिएट जया, और सुहाना जया और परमा के बीच में है। जया और परमा की सुहाना हो गई, और परमा जो है वो किसके बीच में है, भगवती और सुहाना, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा बेटा इसमें। सेकंड लेफ्ट में कोई नहीं हो सकता, लेकिन लेफ्ट में हो सकता है। लेफ्ट में कौन हो सकता है, लेफ्ट में जाएगा आपके कौन, अलका। तो सेकंड लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट में बेटा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फेसिंग है साउथ है और लेफ्ट उधर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, दीपिका सेड हर ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई माई डॉटर्स। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, दीपिका, दीपिका एक लेडी की ओर देखते हुए कह रही है, क्या कह रही है बेटा, कि हर ओनली ब्रदर के, इसका के एकमात्र जो भाई है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स, मेरे डॉटर का पिता है, यानी कि इसका पिता इसका भाई हो जाएगा, इसकी पत्नी ये हो जाएगी कौन, दीपिका इसकी पत्नी हो जाएगी। पूछा है हाउ इज द लेडी, लेडी दीपिका से किस प्रकार, तो लेडी कौन है, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बेटा यहाँ से कौन सा वर्ड बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा एक वर्ड जिस विषय को आप पढ़ रहे हो वही, कौन सा, रीजनिंग वर्ड बनेगा। और रीजनिंग का पहला लेटर कौन है, आर। उसने पूछा है लास्ट लेटर, तो लास्ट है जी। कौन है बेटा, लास्ट जी है। उसने कहा सेलेक्ट द पेयर विच इज सिमिलरली रिलेटेड टू गिवन पेयर, एनालॉजी का सवाल है बेटा। एडवांस का रिट्रीट होता है, ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, विपरीत, अपोजिट हैं, तो बेटा अफर्म का डिनाई हो जाएगा। आगे देखें, फाइंड द रॉन्ग टर्म, इसमें रॉन्ग टर्म देखना बेटा, कोई बड़ी बात थी नहीं। देखो 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 14 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये बेटा 11 का स्क्वायर है, ना कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। तो रॉन्ग टर्म में क्या है बेटा, इसमें 121 इसमें रॉन्ग टर्म हो जाएगा। 121 क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा। देखें भाई 20 से 24 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको एक दिया है पजल दिया है, उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है भाई, फैक्ट है, देर आर 6 प्लेयर्स, अमित, बच्चन, चिंटू, देव, एहसान और फहीम, ईच बिलोंग्स टू पर्टिकुलर गेम्स। भाई नाम लिख लो इनके, अमित यानी कि ए, बच्चन यानी कि बी, सी, डी और ई और एफ, यानी कि हमें नाम नहीं लिखने बेटा, अल्फाबेट से काम हो जाएगा, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है। चलें भाई बनाते हैं पजल। पजल क्या कह रहा है आपसे, चलिए ई कौन सा इसमें, ठीक है भाई। अच्छा इसने गेम भी दिया है और ब्रांड का नाम भी दिया है, 2 पजल दी, ठीक है भाई। देव जो है पोलो खेलता है और नायक करता है, देव जो है वो खेलता है पोलो, और ब्रांड कौन सा यूज करता है बेटा, नायक। कौन सा यूज करता है, नायक। चिंटू जो है नो लॉन्गर प्लेज टेनिस और हॉकी, चिंटू जो है ना तो हॉकी खेलता है बेटा, चिंटू जो है वो ना तो हॉकी खेलता है और ना ही क्या खेलता है, ना ही टेनिस खेलता है। चलिए इसका मतलब और क्या कह रहा है वो आपसे, ना पूमा पहनता है ना नाइक पहनता है, और ना ही वो पूमा पहनता है और ना ही पहनता है नाइक, ये चिंटू के बारे में कह रहा है वो, ठीक है। आगे कह रहा है एहसान ओन्स एडिडास एंड परफॉर्म बैडमिंटन, एहसान जो है वो बैडमिंटन खेलता है बेटा और क्या लेता है, और एडिडास के जूते पहनता है। चलिए आगे कह रहा है आपसे, बच्चन जो है वो प्ले नहीं करता टेनिस, बच्चन टेनिस नहीं खेलता है बेटा। चलिए और बताइए भाई, और वह रोलेक्स पहनता है, क्या पहनता है, टेनिस खेलता नहीं लेकिन रोलेक्स पहनता है बेटा। चलिए रोलेक्स पहन ली बेटा इसने। अमित जो है वो क्रिकेट खेलता है, अमित क्या खेलता है बेटा, क्रिकेट खेलता है। चलिए इसने क्रिकेट खेल ली भाई, मान लिया। और अरमानी पहनता है, क्या पहनता है, अरमानी। अरे बड़ा ही सिंपल पजल था भाई, ये तो कुछ नहीं इसमें तो। देखो 2 बचे हैं बेटा, और यहाँ देखो नायक नहीं आ सकता, पूमा नहीं आ सकता, तो बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, कौन बचा है, गुच्ची बचा है बेटा, गुच्ची यहाँ पे आ जाएगा। अब पूमा यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, देखो यहाँ पर एच यानी कि हॉकी और टेनिस नहीं आ सकता, और यहाँ टेनिस नहीं आ सकता बेटा, तो देखो यहाँ आ जाएगा टेनिस बेटा, यहाँ आ जाएगा हॉकी, और बेटा बचा कौन है, एक गेम बचा है वॉलीबॉल, यहाँ जाएगा वॉलीबॉल। अब आपसे पूछा क्या है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वॉलीबॉल कौन खेलता है और फहीम कौन सा ब्रांड पहनता है। बेटा वॉलीबॉल खेलता है सी, और फहीम पहनता है बेटा कौन सा ब्रांड, पूमा। सी यानी कि चिंटू खेलता है बेटा, और फहीम कौन सा पहनता है, पूमा पहनता है। 1 मिनट रुके बेटा, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पूमा पहनता है और ये फहीम चिंटू खेलता है। उसने कहा है इसमें
कॉम्बिनेशन सही क्या है? चिंटू क्रिकेट नहीं बेटा, चिंटू वॉलीबॉल खेल रहा है। देव हॉकी, फहीम टेनिस। देव हॉकी खेल रहा है क्या? नहीं खेल रहा। फहीम टेनिस खेल रहा है क्या? हाँ भाई, फहीम खेल रहा है टेनिस। फहीम क्या खेल रहा है बेटा? फहीम खेल रहा है टेनिस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ब्रांड एंड गेम प्लेड नॉट करेक्ट? रोलेक्स हॉकी, गुच्ची टेनिस। बेटा रोलेक्स, रोलेक्स का है, रोलेक्स हॉकी बेटा बिल्कुल सही है। गुच्ची टेनिस बेटा सही नहीं है, उसने सही पूछा है ना। अच्छा, गुच्ची और टेनिस सही नहीं है, आगे चेक ही मत करो बेटा। नाइक पोलो, अरमानी क्रिकेट। नाइक पोलो, अरमानी क्रिकेट भाई सही है, यानी कि हमारा क्या है? गुच्ची और टेनिस हो जाएगा। हु प्लेज हॉकी और रोलेक्स पहनता है? हॉकी कौन खेलता है जो कि रोलेक्स पहन रहा है भाई? हॉकी और रोलेक्स का बेटा बी, यानी कि बी से कौन है? बच्चन। बच्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखें, कंप्लीट सीरीज करें बेटा। p प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आगे भी प्लस 2 x हो जाएगा। देखो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आगे प्लस 2 y हो जाएगा बेटा। देखें -1 -1 -1, तो x a हो जाएगा, x बाई a, यानी कि x बाई a कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे बोलो हाँ कि ना बेटा। देखो इसमें एक क्वेश्चन में दिक्कत थी, मैंने आपको बताया था कौन सा वाला। इसको शायद ये पेपर में चेंज कर दिया गया होगा आपके, और यहाँ पर आपसे केवल लेफ्ट पूछ लिया होगा, सेकंड लेफ्ट नहीं पूछा होगा, केवल लेफ्ट पूछ लिया होगा, तो आपका आंसर अलका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलका। केवल लेफ्ट पूछा होगा, आपका आंसर हो जाएगा अलका। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर थे, ये आपका सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच क्लास। अब आपका सॉल्यूशन अगला होगा कोई भी सब्जेक्ट का। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो आपने आज का टेस्ट भी दे लिया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज का टेस्ट आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे आज के पेपर में, जो क्वेश्चन थे थोड़े आसान थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वैसे ही क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। कह रहा है दो टाउन है, इनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। इज कवर्ड इन 7 आवर, 7 घंटे में आप इस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, जबकि आप स्पीड कितना रखते हैं? 50 की स्पीड रखते हैं। ठीक है, अगर 50 के स्पीड से 7 घंटे में कवर कर रहे हैं तो ये आपका डिस्टेंस होगा। कह रहा है बाई हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज, कह रहा है स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, सो दैट 2 आवर ऑफ ट्रेवलिंग विल बी सेव। कह रहा है 2 घंटे बच जाएं। ध्यान रखना, 2 घंटे बचाना चाहता है वो। पहले कितने घंटे लग रहे थे? पहले 7 घंटे लग रहे थे। इसका मतलब सेम डिस्टेंस को वो 5 घंटे में जाना चाहता है, तो स्पीड क्या होगी? मैंने माना ऐसे स्पीड होगी, तो आप समझेंगे 10 बार कटेगा, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 70। अगर 70 की स्पीड होनी चाहिए तो कितनी स्पीड बढ़ाई? पहले स्पीड क्या थी? 50, बढ़ाई कितनी? 20। 20 आपका सही आंसर होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? पर्सन बॉट द बुक। कह रहा है एक आदमी ने एक बुक को खरीदा है, और इसमें जो डिस्काउंट है वो कितना है? 31% है। 31% का इसमें डिस्काउंट रहा है। मतलब ये है कि अगर मार्क प्राइस आप 100 रुपये मान लेते हैं, तो 31 के डिस्काउंट के बाद कै रुपए में खरीद ले रहे हैं? 70 यानी 69 में खरीद ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है इफ देयर इज नो डिस्काउंट वॉज गिवन, कह रहा है कोई डिस्काउंट अगर ना दिया हो, अगर आप बात को समझें, अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो इस बात का क्या मतलब है कि आप जो बेचेंगे 100 रुपये में बेचेंगे सामान को, और कह रहा है ऐसा करने से कुछ रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। भैया समझो, अभी जिस सामान के लिए आप 69 रुपए दे रहे थे, तो अगर उसी सामान को 100 रुपए में खरीदोगे तो क्या रुपए ज्यादा देना पड़ेगा? 31 यूनिट। जो आपने डिस्काउंट दिया उतना ज्यादा देना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 282480। बात समझें, 100 रुपए मार्क प्राइस था, डिस्काउंट बाद इतने रुपए में खरीद ले रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है अगर डिस्काउंट नहीं होता तो सीधा मार्क प्राइस पे खरीदते, तो क्या रुपए ज्यादा देते? 31 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है 2480 रुपए ज्यादा दिया है। आप डिवाइड करें, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80, यानी एक यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। कह रहा है उसने बुक के लिए क्या रुपए पे किया है, तो 69 पे किया है, तो आंसर होगा 69 इंटू 80। गुणा करेंगे, 8 9 72, कैरी का 7, 8 6 48, 48 और 7 कितना होगा? 55, 5520। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन थे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का यूज होगा। देखिए लिखा है 5 cos स्क्वायर 62 प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस 21, डिवाइड में लिखा है 7 साइन स्क्वायर 35 और 7 साइन स्क्वायर 55 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक समझें, तरीका समझें कि कैसे पता लगेगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए जब इन दोनों एंगल का जोड़ 90 आ रहा हो,
तो इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे हम रेशियो को इंटरचेंज कर लेते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में। कब? जब इन दोनों का जोड़ कितना है, 90। ऐसे ही यहाँ भी इन दोनों का जोड़ कितना है, 90। इसका मतलब ये इंटरचेंज होगा। अब समझिएगा, हम जानते हैं जो साइन थीटा है उसकी जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आप कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन का कॉस में इंटरचेंज होता है, कॉस का इंटरचेंज कॉस का साइन में होता है। बस आपको थीटा की जगह 90 में से उस एंगल को हटा के लिखना होता है। क्लियर है? तो अगर आप इसे देखेंगे, अगर हम साइन को कॉस को बदल देते हैं, इस कॉस को बदलते हैं साइन में, तो 5 कॉस की जगह साइन आएगा, तो जो थीटा है, थीटा कितना है 62, वहां पर 90 में से घट जाएगा। अगर आप समझें, कॉस की जगह क्या लिख रहे हैं आप, साइन लिख रहे हैं, तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा, यानी कि उस एंगल को 90 में से घटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 28। ठीक है, प्लस 5 कॉस स्क्वायर 28, कोई एक चेंज किया जाता है दोनों में से, माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 साइन स्क्वायर 35। ठीक है, प्लस 7, इसमें से इसको चेंज कर ले रहा हूं साइन को, तो साइन की जगह क्या आएगा, कॉस। अगर आपने साइन की जगह कॉस लिखा है तो थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 में से उस एंगल को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35। ठीक है, प्लस का 1 है। तो देखो अब समझें, एक आइडेंटिटी का भी इसमें यूज किया जाए। कौन सी आइडेंटिटी का? अगर आइडेंटिटी समझेंगे तो आइडेंटिटी का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। देखो यहां से दोनों जगह 5 में कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर 5 कॉमन लिया तो ये ऊपर आएगा 5 इंटू 1 माइनस 21। ऐसे ही यहां पे दोनों जगह 7 कॉमन हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो 7 इंटू 1 प्लस का 1, तो ऊपर कितना आएगा, 21 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 16 है। नीचे कितना बनेगा, 7 और 1 8, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। माइनस 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अगर आप आइडेंटिटी का यूज आता तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे। इन चीजों को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर पाता। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे तो केवल 2 लाइन का, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द रिजल्ट। कह रहा है जब आप रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर इंग्लिश, कह रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वॉज रिकॉर्डेड एज 95। हमने मार्क्स को 95 रिकॉर्ड किया इन प्लेस ऑफ 57। आप समझें, हम क्या कह रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, जब रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने 95 प्रिपेयर कर लिए, मतलब 95 रिकॉर्ड कर लिए, जबकि सही मार्क्स क्या था, 57 था। तो कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज ए इंक्रीज। कह रहा है ऐसा करने से इंक्रीज हुआ। आप समझो, देखो एवरेज हमें निकालना है क्वेश्चन में, कह रहा है एवरेज इंक्रीज में, एवरेज में इंक्रीज हुआ है। जो एवरेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सम पे और नंबर पे। ठीक है, बात समझेंगे। कह रहे एक स्टूडेंट था जिसके सही मार्क्स कितने थे, 57, हमने कितना रिकॉर्ड किया, 95। कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर वाज ए इंक्रीज इन द एवरेज। कह रहा है एवरेज में इंक्रीज हुआ है इतने का। एवरेज किस पे डिपेंड करता है, सम पे और नंबर पे। अगर आप किसी स्टूडेंट का सम यानी कि मार्क्स ज्यादा कैलकुलेट कर देंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो वही हुआ है कि आपने मार्क्स ज्यादा कैलकुलेट कर लिए, सही मार्क्स कितना था 57, और आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया 95। तो कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया है, 50 और 30 80, 30 तो ये हुआ, और 7 और 8 15, 38 ज्यादा कैलकुलेट कर रखा है। तो ऐसा करने से जो एवरेज बढ़ गया, इतना बढ़ गया है। देखिए जो एवरेज होगा, जो एवरेज में चेंज आया होगा, आप कह सकते हैं चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाई नंबर। इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप पूरा एवरेज निकालते तो पूरा एवरेज आता है यहाँ पे और पूरा सम आता। अगर आप एवरेज में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो सम में डिफरेंस लिया जाएगा बेटा। एवरेज में डिफरेंस कितने का है, 0.95 का। सम में डिफरेंस कितने का, 38 का। मैंने मान लिया कितने स्टूडेंट है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो आप समझेंगे यहां से ये n इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n बराबर 38 डिवाइडेड बाय 0.95। पॉइंट हटाएंगे, आगे डबल जीरो लग जाएगा। 19 से कटेगा ये 5 बार, 19 से कटेगा 200 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 40 बार डिवाइड होगा। तो जो सही आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा, 40। 40 आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
इसको भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब, कह रहा है एक सर्कल सर्कमस्क्राइब ऑन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सर्कमस्क्राइब का मतलब चारों तरफ है, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर, उसके बाहर की तरफ सर्कल है। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर की तरफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहले सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। या तो आप ये कह दें कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, या कह दें क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल है। अगर सर्कम सर्कल कह रहे हैं तो इसका मतलब बाहर की तरफ होगा। किसके बाहर की तरफ? क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। आप इसे यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं या D मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एंगल DAB ये वाला एंगल बताया है कि ये जो एंगल होगा वो कितना है? 100 डिग्री है। बहुत बढ़िया है। कह रहा है एंगल ADB ये वाला एंगल बताया गया है, ये वाला, ये एंगल कितना है? 35 डिग्री। ठीक है जी। अब आगे और देखें, देखो अगर मेरे को इस वाले सर्कल की बात कर ले रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितने का? 100 का है, ये कितने का? 35 का। तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है जी? 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो इन दोनों का जोड़ 80 होगा। 80 में से अगर ये 30 हो गया तो ये आ गया कितना? 45। आप ये वाला एंगल निकाल पाएंगे, 45 रहेगा। ठीक है जी। कह रहा है एंगल CDB, सी कहाँ है? CDB ये वाला एंगल भी पता है, ये एंगल कितने का है? 40 डिग्री का। बहुत सही है। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ DBC हमें ये वाला एंगल बताना है। देखिए एक बात और समझेंगे आप, इसमें एक और प्रॉपर्टी लग रही है, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, या कह सकते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ सर्कल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, ये चारों वर्टेक्स अगर किस पे हो? सर्कल पे हो, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जोड़ 180 आना चाहिए। अगर ये कितने का है? ये हो चुका है सर 75 का, ये एंगल 75 का हो चुका है दोनों को मिला के। तो ये जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा? 105 का आएगा, क्योंकि 180 आना चाहिए। 105 में से ये कितने का? 45 का, तो ये कितना बचेगा? 60 का। यही वाला एंगल पूछा है, तो आपका 60 डिग्री सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे। कह रहा है इन ए सर्कल ABC, कह रहा है सॉरी इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल A दे रखा है, इसे A मानना हूं मैं, इसे B मानना हूं, इसे C मानना हूं। एंगल A दे रखा है कितना है? 68 डिग्री है। बहुत बढ़िया है। अगर एंगल A 68 है तो कह रहा है फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल। अच्छा, I बताया है इन सेंटर है। इन सेंटर लास्ट क्लास में पढ़ाया है, अभी जो संडे की क्लास थी प्रीवियस उसमें पढ़ाया था इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और ये जो एंगल होगा हमेशा 90 + a/2 होगा। आप समझ रहे हैं? देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, आप समझें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर साल हमेशा आएगा ये क्वेश्चन। क्लास में बताया था मैंने बात। तो ये 90 प्लस इसका आधा कितना आएगा भैया? 34। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 124 बनेगा ना। 124 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ये डिविजिबल होना चाहिए 6 से, 8 से और 15 से। अगर कोई नंबर 15 से कटता है, 15 से कटता है, इसका मतलब वो नंबर 5 से कटेगा। 5 से कटने का मतलब यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। पहले तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 0 5 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा, और ये दोनों ही नंबर स्क्वायर भी हैं, तो यानी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, 6 से ये नंबर कटेगा क्या? अगर 6 से काटे, 6 × 18, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कटना चाहिए, 6 × 18, 18 के बाद बचेगा कितना? 4, और फिर ये 6 से नहीं कट रहा, मतलब ये आंसर सही नहीं है। तो आंसर कौन सा सही होगा? समझ रहे हैं? बड़े छोटे आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, और ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट हैं, पूछे गए हैं बेटा। कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, और Q पे राइट एंगल बनाना है जी। सही है, बना देते हैं। ये है जी P,
ये है Q और ये है R, सही है। यहाँ पे Q पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। कह रहा है A एंड B आर द मिड पॉइंट, A और B मिड पॉइंट है PQ के और PR के। PQ का मिड पॉइंट है जी A, और इसका जो मिड पॉइंट है PR का मिड पॉइंट है B। मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है, इन दोनों का रेशियो सेम है। तो देखिएगा, अगर हम, ये भी हमने पढ़ ली है BPT, या आप सिमिलरिटी कह सकते हो। सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा था? सिमिलरिटी में हमने ये जाना था कि अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, और ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और दो अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम होगा। मतलब अगर ये साइड और ये बड़ी साइड, अगर ये एक है तो पूरी साइड क्या होगी? दो। यानी कि ये वाला हाफ है, ऊपर वाला पार्ट क्या है? पूरी साइड का हाफ है। ऐसा ये वाला क्या है? इस पूरी साइड का हाफ है। ऐसे ये जो होगा इस पूरी साइड का हाफ होगा, इस बड़ी साइड का हाफ होगा ये वाला, ठीक है। आगे कह रहा है सर PQ कितना है? 16। PQ ये 16 बताया है, ठीक है। यानी ऊपर 8 नीचे 8। QR क्या है? 30। QR ये कितना है? 30। अगर ये 30 है तो मैंने बताया ये 15 होगा, अभी समझाया 2 मिनट पहले। ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, बहुत बढ़िया है। PR कितना है? 34। PR ये 34 है, तो इसका मतलब ये 17 होगा और ये भी 17 होगा। क्लियर है बात? तो कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम ABRQ। इसका पेरीमीटर निकालना है। सारी साइड पता है आपको, ये 15 है, ये 30 है, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा? 45। ये 15 और 8 कितना है? ये है 25। दोनों को जोड़ दें, 70 आंसर सही होगा। बात समझें, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या सिमिलरिटी किसी का भी यूज कर लें। अगर इन दोनों साइडों का रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने का मतलब ये छोटा ट्राइंगल ऊपर वाला और बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम होता है। मतलब अगर ये हाफ है पूरी का और ये हाफ है पूरी का, तो ये वाला हाफ होगा इसका चौड़ी का। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझ पाए होंगे आप। ये वाला क्वेश्चन और देख लें, क्या कह रहा है जी यहाँ पे? कह रहा है सर A + B + C दे रखा है, बहुत बढ़िया है। A² + B² + C² दे रखा है, बहुत बढ़िया है। A की पावर 3 + B की पावर 3 + C की पावर 3 दे रखा है। हमें 4ABC की वैल्यू निकालना है। आप ABC की निकालना है, 4ABC निकल जाएगा। अच्छा, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें। ये फॉर्मूला क्या होता है सर? A की पावर 3 + B की पावर 3 + C की पावर 3 माइनस का 3ABC, माइनस का 3ABC। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? ये होती है सर A + B + C, और इस ब्रैकेट में आता है सर A² + B² + C² माइनस का AB माइनस का BC और माइनस का CA। अब अगर इस फॉर्मूले का हम यूज समझें, इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं और इससे आंसर कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, हमें ये वाली वैल्यू पता है, पता है सर। ये वाली वैल्यू पता है, पता है सर। ये वाली वैल्यू पता है, पता है सर। हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 4 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कैसे निकल सकती है? ये वाला, क्योंकि ये नहीं पता। देखो, आप ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, A + B + C का स्क्वायर। ये क्या होता है सर? A² + B² + C² + 2 टाइम्स AB BC और CA। ये वाली वैल्यू पता है। कौन सी वाली वैल्यू पता है सर हमें? ये वाला। इसका वैल्यू कितना है? 6 दे रखा है, ये रहा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। ये वाला वैल्यू पता है, A² + B² + C² कितना है? 32। 2 टाइम्स ये वाला वैल्यू AB + BC + CA। अच्छा, अगर इसको माइनस करेंगे, इसमें तो 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बात समझें, इससे डिवाइड किया, कितना बचा? 4, ठीक है। इसमें सॉरी, ये माइनस होगा पहले, ये माइनस होगा, 36 में से 32 माइनस होगा तो बचेगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2। ये वाली वैल्यू हमें पता लग गई, अब सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, कितना है सर? 189 माइनस 3 टाइम्स ABC, ठीक है। हमें ये वाली वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है सर? पहले सेंटेंस में लिखा है 6। इसकी वैल्यू दे रखी है कितना? 32 माइनस
ए बी बी सी और सी है, इसकी वैल्यू क्या है अभी निकाला है 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा 30, 30 को कर दें 6 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 180, 180 माइनस किया तो कितना आ गया 9, और 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, ये 30 है, 30 को 6 से गुणा किया 180, 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा, ये इधर आएगा, इस 3 से फिर बाद में डिवाइड कर दिया तो एबीसी की वैल्यू आ गई कितना 3, एबीसी की वैल्यू 3 आ गई। हमें 4 से गुणा करना, तो सही आंसर क्या आएगा 12। समझ पाए होंगे बात को। अब इस क्वेश्चन को और पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है सर 66,300 रुपये, इसे ए और बी में डिवाइड किया, 66,300 रुपये हैं, इसे डिवाइड किया सर ए में और बी में। ठीक है, कुछ पैसा ए के पास है, कुछ पैसा बी के पास है। इन सच ए वे दैट अमाउंट दैट ए रिसीव, ध्यान रखना अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, अमाउंट दैट बी रिसीव, जो बी को अमाउंट मिलेगा आफ्टर 10 ईयर। और क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 10% का रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट है और 10% का रेट है, इसका मतलब 1/10, यानी 10 रुपये 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 11 है। आप समझे, मैंने मान लिया इसके पास प्रिंसिपल क्या है ए प्रिंसिपल है, तो अमाउंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 11 है भाई 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है, तो 1 साल बाद कितना होगा 11 है। ठीक है, ए को जो दिया है पैसा वो कितने सालों के लिए दिया है 8 सालों के लिए, तो यही नंबर 8 बार आएगा, तो यानी पावर 8 हो गया। बी के पास बी प्रिंसिपल है, रेट इसका भी यही है, इसका 10 साल के बाद। क्वेश्चन में कह रहा है ना यहाँ पे कि अमाउंट क्या है सेम है, दोनों अमाउंट सेम कर दिए। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस 8 पावर से ये 10 पावर कटेंगे 2 बार, ए अपॉन बी आया, अगर पावर 2 है तो इसका मतलब ऊपर आएगा 121 और नीचे कितना आएगा 100। अच्छा, ए क्या है पहले का प्रिंसिपल और बी क्या है दूसरे का प्रिंसिपल। अच्छा, दोनों के प्रिंसिपल कितना आएगा 221, हाँ है ना। क्वेश्चन में दे रखा कितने के बराबर है, एक की वैल्यू आ जाएगी, 3 बार कटेगा, आगे डबल जीरो, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो पूछा क्या गया है, ए और बी का अमाउंट पूछा है कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो भैया ए का कितना है 121, ए का कितना है 121, 300 से गुणा कर दें, इसको भी 300 से गुणा कर दें, तो बी के पास तो आ जाएगा 30,000। 30,000 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, 30,000 यहाँ भी नहीं है, 30,000 यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही है, 30,000 एक ही ऑप्शन में था। ये वाला और देखिएगा क्या बता रहा है, कह रहा है सर एक लेडर है, ठीक है जी लेडर है, ये वाला कलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया बात है। ये वाला बिल्कुल सही दिख रहा है, कह रहा है कि लेडर है, ऑफ लेंथ कितना है 3.5 मीटर, जस्ट एडजस्टेड टॉप ऑफ वॉल, कह रहा है दीवार खड़ी है, इस पे एक लेडर लगा दी, लेडर मतलब सीढ़ी बोलते हैं बेटा हिंदी में, सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी लगा दी, इसकी लंबाई दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है। कह रहा है इफ लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वॉल, लेडर ने 60 डिग्री का एंगल बनाया है दीवार के साथ, सही है जी, दीवार के साथ में 30 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो क्या पूछ रहा है देन व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल, हाइट निकाल देनी है। आप समझें, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आप जान पा रहे हैं 30 डिग्री होगा, ठीक है, हमें ये दे रखा है ये निकालना है, तो मैं साइन 30 लगा दूं क्योंकि साइन 30 में ये दोनों आ जाएंगे। अगर साइन 30 की वैल्यू निकालूंगा तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1/2, जिसमें ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, इसको आधा कर दो, आधा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें, ये डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, पूरा पेपर आसान था अगर आपने बना के देखा होगा सही से। तो कहता है फॉलोइंग बार ग्राफ सो द नंबर ऑफ यूथ बताए हैं, लाख में दे रखे हैं इनका नंबर, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, कुल यूथ कितने हैं ये बताया है, इनमें से एम्प्लॉयड कितने हैं ये बताया है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूथ ऑफ 5 स्टेट, जो यूथ है उनके बारे में निकालना है, यूथ को बता रखा है बेटा
देखो पहला वाला आप समझें, आपको भी मिला होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, उसमें पता नहीं लग रहा होगा, आप इसको ऐसा पता लगाएं। देखो पहले क्या लिखा है, यूथ, यानी जो पहला कॉलम होगा यूथ का होगा, और दूसरा कॉलम किसका है, एम्प्लॉयड का, ये वाला, ऐसा ये यूथ ये एम्प्लॉयड। ठीक है, इनका हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज निकालें 12 और 8, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और ये वाला 50, 50.5 है ये, 50.5, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10.1 आएगा, 10.1, 10.1 इसमें है बेटा, समझ रहे हैं, क्योंकि लाख में ना वो गुणा होगी जब, तो लाख में आ जाएगा। देखो 10.1 यही वाला बन सकता है ना, ये तो नहीं बन सकता, वो भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो यही आंसर सही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन को तेज करने का तरीका हुआ। इसको और समझे, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बतानी है। कह रहा है सर 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसका स्क्वायर में एक ऐड कर दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा कैसे बता सकते हैं, इस पूरे को साइन कॉस में बदलना है, ऑप्शन भी साइन कॉस में ही दे रखे हैं, अगर बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो एक बात समझो पहले, या आप ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका तो है साइन कॉस में बदलने, क्योंकि हमें तो 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू बतानी है, इसका स्क्वायर प्लस 1। हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दो, अगर आपने थीटा की वैल्यू 45 रख दी तो 45 रखने से होगा क्या, ये 0 बन जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होगा, तो आप 45 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 0 रखोगे तो 0 रखने से क्या होगा, ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 ही मत रखो। ठीक है, आप रखो 30 या 60, मैं 30 रख लेता हूँ। अगर 30 रखूंगा तो आपको समझना है 10 30 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होता है 1/√3, और जो कॉट 30 की वैल्यू होती है ये होता है √3, ये वैल्यू यूज होंगी इसमें, तो 1 माइनस 1/√3, और ये क्या आएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1। अब देखो प्लस 1, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और जो √3 है वो नीचे आ जाएगा बेटा, √3 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस √3, इसका स्क्वायर है और प्लस 1 है। देखिए ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा माइनस का 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना ये वाला पार्ट कैंसल आउट हुआ माइनस कॉमन लेने से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा कितना, 1/3 प्लस 1, यानी ऑप्शन में आएगा कितना, 4/3, 4/3 आएगा। अब 4/3 देखो कौन से ऑप्शन से बनेगा, हमें थीटा बराबर 30 रखा है, अगर थीटा यहाँ पे 30 रखते हैं तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 3/4, ये 3/4 बनेगा, जबकि होना क्या चाहिए 4/3, तो इसका उल्टा कैसे बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका बनेगा 4, ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये दोनों ही सही नहीं होंगे, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो आएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर करने से 1/4 बनेगा, ये सही नहीं हो सकता, और ये बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता तो ये भी सही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन था, जल्दी बनाया जा सकता था वो ऐसे, अगर वैल्यू रख देंगे तो। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, हमें डिफरेंस बताना है किसमें, बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2017 और 2018, 2017-2018 के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसका, और किसका, एंड इनकम। हमें एक्सपेंडिचर लेना है बेटा, ये वाला एक्सपेंडिचर लेना है, और इनकम लेना है 2015 और 2016 का। अगर एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर को बताया किससे, सेकंड वाला है, हमें कौन कौन से साल का लेगा एक्सपेंडिचर, 17-18 का, 17 और 18 का एक्सपेंडिचर लेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा बेटा। ठीक है, और इनकम लेना है कौन कौन से का, 15-16 का, 15 और 16 का इनकम, दोनों को ऐड करेंगे बनेगा 500, 605 सॉरी 300, 200, 500, 605, दोनों का डिफरेंस करेंगे 20 आएगा, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट देखें, कह रहा है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेड बी देन दोज हु गेट ग्रेड सी। कह रहा जो बी ग्रेड वाले हैं वो कितने ज्यादा हैं सी ग्रेड वालों से। बी ग्रेड वाले कितने हैं 27%, डी ग्रेड वाले कितने हैं 24%, तो कितने ज्यादा हुए 3% ज्यादा हैं। लेकिन 3% किसका, तो टोटल स्टूडेंट बताएं 1800, 1800 का 3% निकालेंगे 1854 आएगा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें, करेक्ट। देखो डीआई वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए, इनसे आपको मार्क्स हमेशा मिलेगा। कह रहा है द नंबर ऑफ कार पासिंग रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 AM टू 12 noon, 6 बजे से 12 बजे के बीच में कितनी कार क्रॉस करती है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है टाइम बताए हैं तो 6 से 7, कितनी कार क्रॉस कर रही है 70, 105 ऐसा कुछ बता रखा है। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग विच आर, कह रहा है किस आर घंटों में द नंबर ऑफ कार पास लेस होंगी किससे देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास फ्रॉम 7 बजे से लेके 12 बजे की। देखिए समझें, 7 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जितनी कार पास हुई है उनका एवरेज निकालेंगे। देखिए समझो, एक तो इसका निकालना है, ये वाला छोड़ना है, एक इसका निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इसका निकालना है और एक इसका निकालना है, एवरेज निकालना है। अच्छा अगर जोड़ेंगे आप तो 100, 200, 300, अच्छा ये वाला 5 इसको दे दे रहा हूं, 400 हो जाएगा। 400 के बाद में कितना बचेगा, ये है 30 और 15 45 और 45, 490 आएगा। ध्यान रखना 100, 200, 300 ये बना 400, ये 45 और 45 ही है तो 490। ये कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें तो इनका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा, 5 नेम 45, 45 के बाद कितना बचेगा 4, 98, यस 98 आएगा। तो 98 से कम कार कौन कौन से घंटों में पास कर रही हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 घंटे हैं। 6 से 7, 10 से 11 और 11 से 12। ये आंसर कहाँ पे, 6 से 7, 10 से 11, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझें, क्वेश्चन में कह रहा है जो एवरेज आया इस एवरेज से कम वाले कार कहाँ कहाँ पास कर रही है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है और एक यहाँ कर रही है। बस इन टाइमों को देख लिया हमने, यही आंसर है। क्वेश्चन आगे कह रहा है सर 4A - 3B इसकी वैल्यू 1 है, जबकि AB की वैल्यू क्या है 1/2। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू निकालना है। 64 A की पावर 3 प्लस 27 B की पावर 3। अच्छा प्लस करना है, अगर प्लस करना है हाँ तो पहले हम इसको प्लस, पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। 4A + 3B इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालनी होगी, तब सॉल्व होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं 4A + 3B का स्क्वायर तो क्या बनेगा 16 A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर और प्लस का 2AB 4A × 3B। सही है जी। तो देखो यहां से एक स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, इसकी वैल्यू पता लग जाएगी कहां से, इसका स्क्वायर करने से। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करें 16A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 12 में 2 से गुणा करना है 24AB = 1, स्क्वायर किया दोनों तरफ। तो भैया आप इसकी वैल्यू आपको जानते हैं तो आएगा 16A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर, इसकी वैल्यू AB की वैल्यू क्या है 1/2, जब इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 बन जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको पता लग गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 13 इतने पार्ट का, प्लस ये कितना बनेगा 24। AB की वैल्यू क्या है 1/2 तो बनेगा 12, 12 और 13 कितना होता है 25। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो 4A + 3B इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ही है यानी कि 5। ध्यान रखना अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, जब हमें इसकी वैल्यू मिल गई तो मैं इसका क्यूब करके जो हमसे पूछा गया वो निकाला जा सकता है। अब इसका क्यूब कर रहे हैं A + B का क्यूब तो क्या आएगा 64
ए की पावर 3 प्लस 9 या 27 बी की पावर 3 प्लस 3ab 3 टाइम्स ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 12 ए बी और ब्रैकेट में आएगा यही नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 5। ये वैल्यू मैं सीधा रख ले रहा हूं 5 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर किया क्यूब किया जाएगा तो कितना आएगा 125। ध्यान रखना a प्लस बी का पावर 3 ओपन किया जा रहा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है तो ये तो हमें निकालना ही होगा। अब आगे अगर देखा जाए तो 64 a की पावर 3 प्लस 27 b की पावर 3 प्लस ये कितना आएगा 36 इंटू 1/2 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। इससे कटेगा क्या बार 18 बार, 18 पंजे 90। अगर आप 125 से 90 माइनस करेंगे तो 35 आपका आंसर होगा, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, जो ए है वो 25% ज्यादा है बी से। 25% का मतलब क्या होता है जी 1/4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है बी से। तो आप यहां से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 1 ज्यादा है 5 आएगी। जबकि कह रहा है जो बी की वैल्यू वो 40% कम है सी से। 40% का मतलब 2/5 का है, किससे कम है सी से। तो आप यहां से बी की और सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर सी की वैल्यू 5 है तो ये 2 कम आएगा, कितना आएगा 3। ठीक है, और आगे देखें कह रहे जो सी है वो 20% ज्यादा है डी से। सी का वैल्यू 20% ज्यादा है। अगर हम सी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है 1/5 ज्यादा किससे है डी से। तो यहां से सी और डी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये 5 आएगा तो ये कितना आएगा 6। अब देखो ये सी की वैल्यू है और ये भी सी की वैल्यू है। इन दोनों को सेम करने के लिए मुझे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 से करना पड़ेगा, यहां 6 से होगा। सही है। अब आप इसको समझें, किसको समझें कि कितना बन गया 18। अब इसको अगर मेरे को 18 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को कितने से 9/2 से, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा फिर ये 9/2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इससे कटेगा 2 बार तो 18 बन गया सीधा। और ये कितना बनेगा 45/2 यानी 22.5। ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कितना कम है डी से। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 25 और ये कितना है 22.5, तो कितना कम हुआ 2.5 कम हुआ। किससे, इससे 25 से। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा तो ये आएगा कितना 10%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये भी लिखा है सर 3 पार्टनर है, इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है ये, जबकि इनके आगे टाइम का रेशियो दे रखा है। ध्यान रखेंगे पार्टनरशिप में कैपिटल को टाइम से गुणा करते हैं तो प्रॉफिट आता है। हमें पहले वाले इस वाले रेशियो में दे रखा है प्रॉफिट, यहां पे दे रखा है टाइम। डिवाइड करेंगे तो कैपिटल निकल के आएगा। प्रॉफिट के रेशियो कितने हैं जी, ये दे रखे 9, 8 और 11 है, ये प्रॉफिट है। टाइम के रेशियो कितने कितने दे रखे हैं, अगर हम टाइम के बारे में जानेंगे, टाइम दे रखा है पहले वाले का कितना है 4 महीने, दूसरे का कितना है 6 महीने और आगे वाले का कितना है 8 महीने, 18 महीने सॉरी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें, ये 9 बार डिवाइड होगा, ये 3 बार डिवाइड होगा, ये 2 बार डिवाइड होगा। हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो कैपिटल का रेशियो आएगा 9/2 आएगा ये वाला, ये कितना आएगा 8/3 और ये कितना आएगा 11/9। मैं इन सभी नंबर को नीचे वाले नंबर का एलसीएम, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। 18 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 18 से गुणा करने का ये मतलब हो जाता है कि यहाँ पे 9 से गुणा हो जाएगा 81 आएगा, यहाँ पे 18 का मतलब 6 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा 48 और यहाँ पे 2 से गुणा होगा आएगा 22। तो 81, 48, 22 ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, एक आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। कह रहा है एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस पे बेचा गया। कह रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दैट प्राइस, अगर 70% पे बेचता तो कह रहा है 10% का लॉस होता। मान लेते जब पहले जब बेच रहा था 100 रुपए में बेच रहा था, अब 70% पे बेचेगा, इसका मतलब 70 रुपए में बेचेगा और जब 70 रुपए में बेचेगा तब उसे लॉस होगा बेटा। कितना लॉस होगा 10% का, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर सीपी क्या होगा 10 रुपए होगा, क्योंकि लॉस होता है सीपी पे बेटा।
अगर 10 रुपए सीपी होगा तो 1 रुपए का लॉस होगा, 9 रुपए में बेचेगा। अब ध्यान ये रखना है, देखो इस वैल्यू से आप ये इस वैल्यू कट कर लें, ये जो सेलिंग प्राइस है वो इस वाले सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब लॉस, ये वाला लॉस हुआ है कब हुआ है, जब आपने इतने में बेचा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा होगा, ठीक है, ये बनेगा कितना 63, तो इसमें 9 से गुणा होगा। यानी कि पहले जो बेच रहे थे हम सामान को 90 रुपए में बेच रहे थे, जब पहले बेच रहे थे 90 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं 63 में, और खरीदा क्या रुपए में था 70 रुपए में। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन इट इज सोल्ड, कह रहा प्रॉफिट कितना होगा अगर पहले वाले प्राइस में बेच रहे हो, ठीक है, अगर पहले वाले प्राइस में बेचेंगे तो 90 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 20 रुपए का, कॉस्ट प्राइस पे होगा इंटू 100, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा 200/7, 200/7 ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। नेक्स्ट एक और देखें, क्या लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, कह रहा एक क्यूब है, इसके डायगोनल के वाले दे रखा है, क्यूब का डायगोनल होता है बेटा a√3, इसकी वैल्यू दे रखी है 8√3, √3 से √3 कटेगा a, यानी कि साइड पता लग जाएगी कितना 8। पूछ क्या रहा है वॉल्यूम निकालना है, बेटा वॉल्यूम होता है a की पावर 3, तो 8 की पावर अगर 3 कर दोगे तो 512 सही आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, मतलब केवल पढ़ते ही आंसर बता सकते हैं उसका। तो कह रहा जो a है वो किसी काम को 12 दिन में करता है और जो b है वो 18 दिन में करता है। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ 36 आएगा, इसकी इफिशियंसी 3 होगी, इसकी इफिशियंसी 2 होगी। लिखा है सर दे वर्क टुगेदर फॉर 4 दिन, दोनों ने काम किया 4 दिन तक, ए और बी ने काम किया 4 दिन तक, सही है। आफ्टर दैट बी को रिप्लेस कर दिया सी से, यानी कि ए और सी काम करेंगे, अब आगे वाला ए और सी काम करेंगे और अगले 4 दिन में खत्म कर देंगे, बहुत सही है। अब अगर हम आगे देखेंगे इसको, तो अगर स्टार्टिंग में जो काम किया वो ए और बी ने किया है, भैया ए और बी की इफिशियंसी क्या है 5, इसने 3 काम किया उसने 2, यानी कि एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना कर दिया होगा 20, अरे पूरा काम कितना है 36, 36 में से 20 काम हो गया, 16 काम बचा है, ये वर्क है, ये टाइम है। तो अगर वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो इफिशियंसी निकल के आएगी, वर्क अपॉन टाइम कर रहे हैं बेटा, इफिशियंसी 16/4, यानी कि 4 इफिशियंसी होगी। ये 4 इफिशियंसी किसकी है, ये जो 4 इफिशियंसी है वो किसकी है, ये ए और सी की है, ए और सी की, जिसमें से ए की इफिशियंसी 3 है पहले से पता है, तो सी की कितनी होगी 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सी से काम कराया जाए और 50% काम करे तो इसका 50% कितना काम होगा 18 काम को सी करेगा एक इफिशियंसी से, कै दिन में 18 दिन में, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लें, ये क्वेश्चन किसका है जी, आपका बोर्ड मास का है, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कह रहा है, क्या पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट यहां दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 इंटू 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5 से 5 कट गया तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये 2 है। अब ये कितना आएगा जी, पहले अब इस वाले पार्ट को, डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये कितना आएगा 7 एकम 7 और 3 10, 10/7, जो डिवीजन है उसे, डिवीजन है इसकी वैल्यू 2 है बेटा, ये डिवाइड में 2 है, ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद में इस वाले पार्ट को, ये भी मल्टीप्लाई में, इसको भी लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व हो सकता है, 3 दूनी 6 और 1 7, इस 7 से 7 कट गया, इससे कट गया ये, तो कितना आ गया 5/3। तो अब इतना पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई। स्टार्टिंग में क्या है 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 और 1 3, तो ये तो है 3/2 और ये कितना आया जी आपका 5/3, तो कितना बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 9 और 10 19/6, ये आपका आएगा न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में पहले डिवीजन होगा ये वाला पार्ट, तो डिवाइड होगा तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 और ये भाग में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। अगर सॉल्व करें इतने पार्ट को तो कितना कुछ सॉल्व होगा, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटे, सॉरी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा क्या बार 3 बार, तो ऊपर बन जाएगा 16 और नीचे बनेगा 9। ये पार्ट हमने इतना सॉल्व कर दिया, इतना पार्ट, प्लस में आ गया 14, कितना आ जाएगा 14 निम्मा 126,
126 प्लस 16 भाग 9 ऐड करें तो कितना बनेगा, 26 और 6 32 10 42 142। तो न्यूमरेटर में आया कितना 19/6 और डिनोमिनेटर में आया कितना 142/9। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की, तो 19 19 तिया 57, तो ऊपर तो आएगा 57 और नीचे आएगा कितना 282 282। ये बनेगा 8 और 4 12 है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट और कर दें इसको, 3 नेम 27 और 3 एकम 3 और 3 से कटेगा के बाद 3 एकम 3 3 नेम 27, 19/91। 19/91 कहीं पे है, 19/91 नहीं दे रखा भैया, आंसर तो यही आएगा 19/91। एक्चुअल में होता क्या है, जब प्रीवियस ईयर पेपर से कॉपी किया जाता है तो कॉपी करने के चक्कर में कोई साइन उधर उधर हो जाता है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई हैं, फ्रैक्शन हैं, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है, इस क्वेश्चन के कॉपी करने में कुछ गड़बड़ रहा होगा। इस जो हाँ क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर ये आएगा। ये देखें PQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कहां पे बना होता है जी, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वाला देखें जी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है, PQ डायमीटर है इसमें। अच्छा PQ डायमीटर है यानी कि सेंटर से पास करेगा, PQRS ऐसे बनेगा जी। ये अगर डायमीटर है जिसमें बताया RPQ, R कहाँ है, P कहाँ है, Q कहाँ है, इसके बात कर रहा है वो। ये वाला दे रखा है 23 डिग्री। ध्यान रखना इसमें एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी। अब अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 होगा, ये 23 है, तो ये वाला एंगल निकाल पाएंगे आप। ये एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, क्योंकि तीनों 180 होते हैं, ऊपर 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 90 है। 90 में से 20 घटाओ 70, 70 में से 3 घटाओ 67, ये 67 आएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PSR। PSR ये वाला एंगल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होगा, इसका और इसका जोड़ 180 होगा, तो 180 में से आप 67 माइनस करेंगे, बचेगा 3 1 1 113। ये आंसर सही होगा, 113 है, 113 ही आएगा ना, बिल्कुल 113 ही आएगा। 70 हाँ। नेक्स्ट देखें एक और लास्ट क्वेश्चन है ये 25वां। क्या दे रखा है 5√3, ठीक है 5√3 दिया है, 5√3 प्लस, अच्छा इसको लिख सकते हैं आप 25 या 75, इसकी वैल्यू रखिए 17.32। 25 का मतलब 5 ही बाहर आ जाएगा यहां से, तो 5√3 ये 5√3 ये, यानी 10√3 की वैल्यू दे रखी है वो 17.32। बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहां से √3 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर निकालनी हो तो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है 14√3, ठीक है 14√3 प्लस इसे लिख सकते हैं क्या 36 तिया 108। 36 का मतलब 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 और 14, क्योंकि 6√3 ये बनेगा, 14√3 ये, तो बनेगा 20√3। अच्छा 10√3 की वैल्यू कितनी है, इतना। 20√3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपली इसका 2 गुना कर देंगे, 17 दूनी 34 64 34 64, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट समस्या है तो पूछ लेंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया इस बार के वीकली टेस्ट पेपर के आंसर की लेकर आया हूँ आपके पास। सबसे पहले आप सभी का वेलकम। तो शुरू करते हैं हम लोग आंसर की में। तो जैसा कि आपने स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, पहला क्वेश्चन है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। उसको बोलते हैं मुंडेन, ठीक है। मुंडेन मतलब होता है जो दुनियादारी से, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उसको हम बोलते हैं मुंडेन। तो पहले का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर है बी सॉरी। द सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना होता है कहाँ पर हमारी ग्रामर मिस्टेक हो रही है। तो पहला ऑप्शन जो शुरू है विल यू केयर फॉर ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी, विल यू में गलती है, विल यू की जगह वुड यू होना चाहिए था यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन भी आपका है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर मतलब आपको एरर का नॉलेज होना चाहिए, तो एरर का नॉलेज तो ग्रामर से ही आएगा, ग्रामर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए इसमें। तो दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क, तो हार्डली के साथ कभी देन नहीं आता, करेक्ट आंसर यहाँ पर देन वाले गलत है। देन की जगह वैन होना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का करेक्ट आंसर आपका डी है, देन की जगह वैन होना चाहिए था। ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया भी था क्वेश्चन को। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस अ गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस लाना है, ये पैसिव है, ये एक्टिव में लाना है। तो इसके लिए मैंने आपको टेंस तो पढ़ा चुका है, अभी वॉइस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो क्लास में मैं कवर कर दूंगा। फिलहाल अभी आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेम। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, तो यहाँ पर 2 डजन में ग्रामेटिकल एरर, 2 के बाद डजन जरूर लगता है, बट उसमें एस नहीं लगता। ठीक है, डजन में कभी एस नहीं लगा जाते। तो करेक्ट आंसर आपका है इसमें डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो डी सब्स्टिट्यूट इज सेलेक्ट ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस सही भी होता है, अगर सही होता है तो हम लोग नो एरर बोल देते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये आंसर सही नहीं है। सही आंसर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 सी नहीं होता, 1 सी होता है। तो आपका ए पार्ट में गलती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये जो वोकैब है, इसमें आपको सीधा सीधा वोकैब का मतलब पता होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीज। एंटोनीज मतलब उल्टा बताना है, तो मल्टीपल का उल्टा क्या होगा, सिंगल होगा। मल्टीपल एक से ज़्यादा, सिंगल मतलब एक। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका ग्रामेटिकल एरर ही है। माय फ्रेंड हुज लैग, हु में अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता, तो हु कौन से पार्ट में है आपका, पहले पार्ट में, आंसर ए हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, ये ग्रामर का एक छोटा सा रूल है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम। सिनोम मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है, रेवनेस का मतलब होता है भूख लगना ही होता है, सही आंसर हो जाएगा स्टार। स्टार मतलब भी भूख लगना ही होता है, इसको एपेटाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। आंसर हो जाएगा आपका सी, 9th का। 10th है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ, मतलब निकालना, सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम ऑफ द गिवन वर्ड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम। सिनोम मतलब होता है सिमिलर वर्ड होता है, एंटोनिम मतलब उसका उल्टा बताना पड़ता है। LULL लूल, तो ठीक है, लूल का आंसर हो जाएगा आपका काम, मतलब शांत होता है इसका आंसर। सही आंसर ए हो जाएगा। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल अरेंज। सेंटेंस को अरेंज करना होता है, सही क्रम में जमाना होता है, कौन से इवेंट पहले हो रहा है, कौन सी घटना पहले हो रही है, कौन सी घटना बाद में हो रही है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका जो सही जो क्रम बनेगा BDCA, सही आंसर हो जाएगा सी वाला, BDCA। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही यहाँ पर समझ आ गया। डैश शी डिड शी ओपन लंच देन, देन लगा है मतलब आंसर नो सूनर आएगा। ठीक है, नो सूनर के साथ देन आता है, ये क्लास में मैंने बहुत बार बताया था क्वेश्चन, नो सूनर के साथ देन आता है। बेसिक पेपर चेक कर लेना, उसी का क्वेश्चन था ये। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल, गलत स्पेलिंग बताना है, तो गलत स्पेलिंग वही होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वही गलत मानी जाती है। अब टेम्पलेट करके इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, तो जो शब्द इंग्लिश में होता ही नहीं है वही गलत होता है। तो टेम्पलेट करके कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है, तो पहला आपका गलत है। बाकी तो वर्ड आपने सुने हैं, टेम्पलेट कभी नहीं सुना होगा, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उल्टा बताना है। ऑब्डुरेट मतलब होता है जिद्दी, उसका सही आंसर होगा एमेनेबल। एमेनेबल मतलब होता है मान जाने वाला, सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट और एक्सिबिलिटी। एक्सिबिलिटी मतलब होता है प्रदर्शनी चीज होता है, प्रदर्शनी के रूप में किसी चीज को रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम बताना है, हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, उसका सही आंसर होगा चेंज वन ओपिनियन, किसी की ओपिनियन को बदल देना, उसको बोलते हैं हैव ए चेंज ऑफ हार्ट। सही आंसर सी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में लाना है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया, यहाँ भी होल्ड है, यहाँ भी होल्ड है, यहाँ हेल्ड है, यहाँ होल्ड है। तो पैसिव वॉइस में ना हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो होल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड होता है। अब देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें हेल्ड दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। शी एक्सप्लेन विद सॉरो दैट लाइफ हैड बिकम मिजरेबल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका 19 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं हम आगे क्वेश्चन में। ठीक है, 20 आपका एक क्लोज टेस्ट है, वो एक छोटा सा पैसेज ये समझ लीजिए, क्लोज टेस्ट की तरह ही है।
हमको सही आंसर ढूंढना है। तो जो आपका जो पहला जो ऑप्शन है 20, ठीक है, 20 का अगर हम बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन स्टेटमेंट इन द गिवन इफ देयर इज नो, ठीक है। अच्छा, मेक ऑन का जगह यहाँ पर मेक आउट रह जाएगा। मेक आउट का मतलब ना अंडरस्टैंड होता है, समझना होता है, काफी बार आया है वाला वर्ड एग्जाम में। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड, तो मेक ऑन नहीं आएगा, मेक आउट आएगा। उसके बाद 21 से 35, 21 में आंसर सी आएगा, वेगिंग। वेगिंग मतलब सिर हिलाने को ही वेगिंग बोलते हैं। 22 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा डोजिंग, ठीक है। इसके मीनिंग वगैरह मैं सब आपको आगे क्लास में समझाऊंगा। सही आंसर इसका डोजिंग हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डोजिंग। तो पहले का आपका वेगिंग है, उसके बाद डोजिंग, और आपका जो थर्ड है उसका जो सही आंसर दा हो जाएगा। वहां पर एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज किया है, उसके पहले दा लगता है। 24 का आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल, 24 का आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 25, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा एनीवेयर, ठीक है। तो ये आपका आंसर की था इस वीकली टेस्ट का। आप लोग अपने आंसर चेक कीजिए, कितना आपका स्कोर है आप लोग चेक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कोई नए टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे क्लास में बताए हुए हैं, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो 8-10 क्वेश्चन तो जो मैंने बताया वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी कमियां उसको दूर कीजिए, प्रॉब्लम आपकी वोकैब में आ रही तो वोकैब में मेहनत कीजिए।